जंगल में एक लावारिस कार और उसमें दौलत बेशुमार। अब सवाल आता है, आखिर एमपी में कितने धन कुबेर हैं? क्योंकि जिस कार से करोड़ों रुपए कैश, सोना चांदी मिला है, उसका मालिक कुछ साल पहले आरटीओ यानी परिवहन दफ्तर में एक सिपाही था। अब समझिए, एक सिपाही की तनख्वाह कितनी होती है यह तो हर कोई जानता है, लेकिन 12 साल की नौकरी में उसने करोड़ों नहीं अरबों रुपए कमा लिया। 15 करोड़ तो अब तक कैश मिल चुका है, 40 करोड़ का सोना, 52 किलो सोना, हीरे के जेवरात और चांदी की सिल्लियों के साथ प्रॉपर्टी के दस्तावेज अलग हैं। अब इस पर सियासत भी गर्मा गई है। कांग्रेस ने बीजेपी पर बड़ा आरोप लगाया। कांग्रेस का आरोप है कि यह सब पिछले 20 साल का नतीजा है। जनता पर कर्ज का बोझ है और कर्मचारी अधिकारियों के घर से संपत्ति निकल रही है। उधर बीजेपी ने पलटवार करते हुए कहा कि सरकार की नीति जीरो टॉलरेंस की है। कांग्रेस ने भ्रष्टाचार को बढ़ावा दिया और हमारी सरकार इस पर सख्ती से कार्रवाई कर रही है। जंगल में लावारिस कार, दौलत निकली बेशुमार। उसमें लगभग 52 किलो सोना, जिसकी कीमत लगभग 40 करोड़ से ऊपर होती है, और लगभग 9.86 करोड़ में कैश बरामद हुआ। अजब एमपी गजब करप्शन, पूर्व कांस्टेबल से कनेक्शन। ये वही इनोवा क्रिस्टा कार है जिससे 52 किलो सोना और 15 करोड़ का कैश बरामद हुआ था, और ये मेंडोरा, भोपाल के पास मेंडोरा के जंगलों में इस कार को खड़ा किया गया था। 7 साल की नौकरी, काली कमाई भारी। इन 20 सालों में कर्मचारियों ने और बीजेपी के नेताओं ने दोनों ने मिलकर प्रदेश को लूट डाला है, लूट डकैती की है, और जनता को क्या मिला? हर महीने 5-10 हजार करोड़ का कर्जा। कांग्रेस पार्टी जिसने स्वयं इस प्रकार के तंत्र को विकसित किया था, जब किसी भ्रष्टाचारी के ऊपर कोई कार्रवाई नहीं होती थी, उल्टा उनको संरक्षण दिया जाता था। इतना सोना, इतनी चांदी और ढेर सारा कैश आखिर कहां से आया? इस काली कमाई का राजदार मिल गया और उसी राजदार ने सारे राज खोल दिए। जंगल से मिली लावारिस कार से धन कुबेर की सारी असलियत उगल दी। 7 साल की नौकरी में एक सिपाही कितना कमा लेगा? लेकिन यह कमाई उस करप्शन की है जिसने जनता को लूटा, सरकार को चूना लगाया। आखिर कैसे एक सिपाही ने इतनी संपत्ति जोड़ ली? आज इसी पर महाडिबेट में करेंगे चर्चा। तो लोकायुक्त ईडी की टीम लगातार शहर शहर छापेमार कार्रवाई कर रही है। भोपाल में भी बीते 2 दिन से एक्शन जारी है। इस बीच ये बड़ा खुलासा हुआ है और अब सवाल ये आता है कि आखिर ये एक सिपाही ने इतनी संपत्ति आखिर कैसे बना ली और इसके तार कहां कहां है। अब सवालों पर नजर डाल लेते हैं। आज के जो बड़े सवाल हैं, जंगल में काला खजाना, कहां तक है इसके तार? दूसरा सवाल, पूर्व सिपाही कहां से आई अरबों की संपत्ति? तीसरा और आखिरी सवाल, मध्य प्रदेश में आखिर कितने धन कुबेर हैं? सवालों के गिर्द गिर्द आगे चलेंगे हम चर्चा में, लेकिन सबसे पहले आपको मेहमानों से तारुफ करा देते हैं। हमारे साथ मिलन भार्गव जी हैं, प्रवक्ता बीजेपी, बहुत स्वागत है आपका। हिमानी सिंह जी हैं, प्रवक्ता कांग्रेस, आप दोनों का बहुत स्वागत है। माफ कीजिएगा, एल एन राव, रिटायर्ड डीजीपी, हमारे साथ हैं, बहुत स्वागत है सर आपका। और संजीव तरनाथ जी, राजनीतिक विश्लेषक, आपका भी बहुत स्वागत है। सबसे पहले मिलन भार्गव जी, बहुत सारे सवाल हैं। आखिर परिवहन विभाग क्यों चाहिए? सरकार में कोई मंत्री बनता है तो उसे परिवहन विभाग चाहिए, पुलिस में है कोई तो उसे परिवहन विभाग में ट्रांसफर चाहिए, प्रशासनिक अधिकारी है उसे परिवहन विभाग में ट्रांसफर चाहिए, कोई कर्मचारी है तो वो भी चाहता है कि उसका परिवहन विभाग में ट्रांसफर हो जाए। ये बताता है आज जो सौरभ शर्मा, जो एक महज आरक्षक है जिसके पास संपत्ति, बेहिसाब संपत्ति, करोड़ों नहीं अरबों की संपत्ति, बताता है कि कैसे भांग घुली हुई है परिवहन विभाग नहीं बल्कि तमाम सरकारी विभागों में। मिलन भार्गव जी, इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? कौन इसकी सफाई करेगा?
प्रशांत भाई देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने अभी कुछ ही दिन पहले जिस प्रकार से लोकसभा में देश के संविधान के 75 वर्ष पूर्ण होने पर जो संविधान यात्रा का जिक्र करते हुए आने वाले भविष्य का जो भारत विकसित होगा उसके 11 संकल्प उन्होंने जो दोहराए, और उस 11 संकल्प में महत्वपूर्ण संकल्प था भ्रष्टाचार के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति। और भारत देश में पिछले 10 वर्षों में और मध्य प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने इस नीति के तहत आपने देखा होगा, चाहे वो ड्रग्स को लेकर हजारों करोड़ की खेप पकड़ने वाली कार्रवाई हो या इस प्रकार के भ्रष्टाचार में डूबे हुए चाहे वो सरकारी कर्मचारी हो या कोई भी हो, उस पर बहुत ही पारदर्शिता के साथ, ईमानदारी के साथ, दृढ़ता के साथ कार्रवाई करके दिखाई, और कोई भी छोटा बड़ा कुछ भी हो सबको सलाखों के पीछे डाला। अब देखिए आप, जब कार्रवाई हो रही है तो हमारा विपक्ष क्या कह रहा है, साहब ये भ्रष्टाचार में डूबी हुई सरकार। अरे भ्रष्टाचार में डूबी हुई होती तो क्यों कार्रवाई करते? ये साधारण सा सवाल है, इसका जवाब ये दे नहीं पाएंगे। लेकिन जैसे ही भ्रष्टाचार में डूबा हुआ व्यक्ति कांग्रेस का निकलता है, बड़ा से बड़े ड्रग्स के कारोबारी जब कांग्रेस से कनेक्शन निकलता है, इनके पदाधिकारी 5,600 करोड़ का ड्रग्स लेकर पकड़ाते हैं, तो कहते हैं साहब ये जांच एजेंसियां दुरुपयोग कर रही हैं। अरे दुरुपयोग कैसे? यही भ्रष्टाचार के खिलाफ कार्रवाई करें तो दुरुपयोग कहेंगे। ये भारत की वो एजेंसियां हैं जिनका आपने दशकों तक शोषण किया, इनको अपनी राजनीति के लिए उपयोग किया, लेकिन अब जब ये पारदर्शिता के साथ कार्रवाई कर रही हैं तो आपको तो ये वाहवाही करनी चाहिए। लेकिन आप देखिए, जैसे कार्रवाई का काफी है, निकलता है हिमानी सिंह जी, दागी निकलता है तो हिमानी सिंह जी, सरकारें बदलती हैं, सिस्टम नहीं बदलता। आरटीओ हो, कोई और विभाग हो, के माध्यम से पता चल रहा है कि 12 साल 20 साल से कम होते हैं। इन्हीं की सरकार के दौरान उसने अरबों की संपत्ति कमाई एक कांस्टेबल के पद पे होते हुए, और अब कहीं जाकर कोई उसके ऊपर किसी की वक्र दृष्टि पड़ गई, किसी से नहीं बन रही होगी। कांग्रेस पार्टी हमेशा से कहती आई है कि 50% कमीशन और भ्रष्टाचार का अड्डा बन गया है मध्य प्रदेश। पहले इतने बड़े बड़े ड्रग्स के और ऐसे उद्योग पनप जाने दिए जाते हैं, फिर छोटे मोटे स्तर पर कहीं से कुछ पकड़ में आ जाता है तो उस पर कार्रवाई करवा दी जाती है। अगर जो जिन लोगों की बात कर रहे हैं, नाम लेकर बात कीजिए, यहाँ बिल्कुल क्लियर बात हो रही है। आप दर्शकों को भरमाने का काम मत कीजिए मिलन जी। 20 साल में आप ही की सरकार थी, इससे पहले कांग्रेस की सरकार नहीं थी। 12 साल में उसने अरबपति बना, तो आप ये सोचिए कि अगर वो हेड कांस्टेबल के पद पर अरबपति है तो बाकी अधिकारियों और मंत्रियों की क्या स्थिति रही होगी। और आप छोटे छोटे केसों में ईडी और सीबीआई की कार्रवाई बिठा देते हैं विधायकों का दल बदल करवाने के लिए दूसरी पार्टी के लोगों पर। आप ये देखिए कि जब एक कांस्टेबल अरबपति है तो बाकी के अधिकारियों की और मंत्रियों की क्या स्थिति रही होगी। उनके ऊपर कार्रवाई करवाइए, उसके बाद श्रेय लीजिए। जीरो टॉलरेंस की नीति आपको 10 साल बाद और 20 साल प्रदेश में सरकार के बाद याद आ रही है, जब इतने बड़े बड़े लोग पनप गए, जब पूरे मध्य प्रदेश को आपने चूस के रख लिया, जब प्रदेश के हर एक छोटा रिएक्शन जरूर चाहूंगा मिलन जी आपका इस पर, फिर मैं और मेहमानों के पास जाऊंगा। प्रशांत जी, आपको याद होगा हमारी पीढ़ी जो, या इससे पहले की जो हमारी बुजुर्ग पीढ़ी है, वो कहती थी कि भ्रष्टाचार करने वाले लोगों को सरकारें पाला पोषा करती थी। लेकिन अब ये देखिए कहावतें बदल गई हैं। अब भ्रष्टाचार करने वालों पर बहुत कड़ाई के साथ कार्रवाई हो रही, तब भी इनको तकलीफ हो रही। और अभी हिमानी जी पूछ रही कि नाम बता दीजिए। नाम तो क्या, सोनिया जी और राहुल जी पे 420 के मामले दर्ज है। देश की अकूत संपत्तियों के अखबार के नाम पर करा के किस प्रकार से मॉल और कॉम्प्लेक्स बनाकर आपने बेच दिया, मतलब सरकारी जमीनों को बेच दिया। फिर कहेंगे साहब आप इस जांच एजेंसियों का दुरुपयोग कर रहे हैं। अरे दुरुपयोग कैसे? आपने सत्ता का दुरुपयोग, दूसरे के कपड़ों पे दाग हैं तो क्या मेरे कपड़े के दाग हट जाएंगे क्या? सोनिया जी राहुल कौन सा व्यापार करते हैं? कपड़ों पर दाग है। देश की संपत्तियों को बेचने का काम करा इन्होंने, देश की सरकारों को खरीदना और फरोख्त करने का काम किया इन्होंने। जिनके केसेस का अभी तक ये कोई सुनवाई नहीं कर पाए हैं, जिनमें कोई निर्णय नहीं ले पाए। जवाब दीजिए ना, कहां से आया? दिखाई दे रहा है कि सरकारी संपत्तियों को अखबार के नाम पर कराएंगे और फिर मॉल कॉम्प्लेक्स बना देंगे और बेच देंगे, और सैकड़ों करोड़ रुपए राहुल गांधी, सोनिया गांधी क्या व्यापार करते हैं? बता दीजिए, देश की जनता जानना चाहती है कि राहुल जी का व्यापार क्या है, सोनिया जी का व्यापार क्या है, इस सैकड़ों करोड़ आए कहां से उनके पास? पकड़ में आ गई, गलती से पकड़ में आ गई। उसके बाद अब आप ये सोचिए कि इसके तार कहां तक जुड़े होंगे, जिसको छुपाने में ये सब लोग लग गए हैं। चलिए ठीक है, मैं लौटूंगा आपके पास। कार्रवाई भी हमारी सरकार ने की और सलाखों के पीछे भी हम ही डाल रहे हैं। आप कहां से आ गए भाई? डालिए ना, नरसिंह घोटाले के आरोपियों को डालिए ना, अपने मंत्री जी को डालिए ना। विश्वास सारंग जी ने नरसिंह घोटाला जो किया उनको डाल दिया। अब किसको डालना है? ये डालना एजेंसी तय करेगी, आप थोड़ी तय करेंगी, या जॉर्ज सोरोस से पूछ कर आएंगी आप? जानकारी नहीं थी क्या? विश्वास अभी तो जॉर्ज सोरोस आपके सलाहकार हो गए ना। देश के खिलाफ आप लोग षड्यंत्र कर रहे हैं। राहुल गांधी हिंसक हो गए, मार कूट रहे हैं।
अरे भाई मानी जी से डर के रहिएगा प्रशांत जी, कभी स्टूडियो पर बुलाइएगा। एलन राव साहब, रिटायर्ड डीसीपी एलन राव साहब, ये बताइए ना, एक पूरा सिस्टम होता है, मैकेनिज्म बना होता है, पुलिस के पास LIU है, पूरा सिस्टम है। अगर इस लेवल पर भ्रष्टाचार चल रहा है और इतने लेवल तक पहुंच जाता है, क्या पुलिस के पास कोई खबर नहीं होती, कोई इनपुट्स नहीं होता है अलग अलग महकमों में चल क्या रहा है? CID आपके पास एक डिपार्टमेंट है जी। नमस्कार जी, नमस्कार आपके सभी को। ये बड़ा ही एक संवेदनशील मामला है। सिपाही के पास इतनी अकूत संपत्ति, सोना और 52 किलो सोना और 40 करोड़ रुपया मिला है। ये मैं समझता हूं कि सीनियर ऑफिसर्स को इस पे नजर रखनी चाहिए, नॉट ओनली इसी पे, सभी अपने सबऑर्डिनेट से उन पे नजर रखनी चाहिए। कौन क्या एक्टिविटीज कर रहे हैं, क्या काम है उनका, कैसे क्या कर रहे हैं, क्या उनकी एक्टिविटीज है, उस पर नजर रखनी चाहिए। ये बात बड़ी जरूरी है। लेकिन ये अब देखने वाली बात है, इन्वेस्टिगेशन में पता लगेगा कि सोना और कैश कहां से आया, उसके पास क्यों आया, किसी और ने तो नहीं दिया या उसी ने कमाया है। ये सब चीजें इन्वेस्टिगेशन की बात है। तो आप ये भी मानते हैं कि केवल एक आरक्षक नहीं बल्कि और अफसर भी इन्वॉल्व हो सकते हैं क्या? डेफिनेटली। ये तो एक मैं बता रहा हूँ, एक आदमी को मिल गया, ये तो मिल गया तो उसको आरोपी बना रहे हैं। ऐसे आप पूरे देश में आप देखिए, बहुत से ऐसे मिलेंगे आपको। अगर आपको इन्फॉर्मेशन हो, सीनियर लेवल पे इन्फॉर्मेशन हो, तो ऐसे बहुत से आदमी मिलेंगे जिनके पास अकूत संपत्ति है और वो कहां से आई, कैसे आई, ये एक विषय है कि जो इन्वेस्टिगेशन, जो इसके सुपरवाइजरी ऑफिसर्स हैं वो देखें कि अपने सबऑर्डिनेट्स के पास इतनी अकूत संपत्ति कहां से आ रही है, कहां क्यों कर रहे हैं, क्या ड्यूटी है उनकी, क्या उनका तनख्वाह कितनी है, कितना मिलता है उनके पास। और ये CBI का भी एक इन्फॉर्मेशन है, उनका भी एक सिस्टम होता है, IB का भी इंफॉर्मेशन सिस्टम है। ये फेल्यूर है, बिल्कुल फेल्यूर है जांच एजेंसियों का भी, खुफिया एजेंसियों का भी, जो इनकी पुलिस की इंटरनल खुफिया एजेंसी एक सिपाही के पास जितना पैसा मिला है, कितना सोना मिला है, ठीक बात है। इतना पैसा आया कहां से, इकट्ठा कहां से हो गया, और अगर कोई और है तो वो कौन कौन है, उन जड़ों तक भी पहुंचना चाहिए। रुद्र विक्रम सिंह जी, काली कमाई का, काली कोठरी की ये खान, अगर हम कहें कि महज एक सिरा है सौरभ शर्मा जिसके पास से संपत्ति, तो गलत नहीं होगा। बिल्कुल, आपने बिल्कुल सही कहा कि ये केवल एक सिरा है और इसकी जड़ नहीं मिलेगी कभी। मैं आपको अभी आज ही कह रहा हूं, चाहे वो सरकार किसी की भी हो, चाहे BJP की हो, कांग्रेस की हो, किसी अन्य थर्ड पार्टी की हो, इसका जड़ कभी नहीं मिलेगा, क्योंकि जड़ मिलेगी। अगर पॉलिटिकल हो, जूनियर अफसर्स में अगर जड़ क्यों नहीं मिलेगी, मिलेगी। मैं बताता हूं जड़ क्यों नहीं मिली, क्योंकि इसमें पूरा तंत्र इन्वॉल्व होता है। मैं बड़ी छोटी सी बात बताता हूं, एक IAS की सैलरी कितनी होती है, मतलब जब TADA सब कुछ मिला के कैबिनेट सेक्रेटरी तक जब वो पहुंचता है 2-2.5 लाख सैलरी होती है उसकी। लेकिन जितने भी रिटायर्ड IAS ऑफिसर हैं, उनके बंगले देख लीजिए, उनका रहन सहन देख लीजिए, तब आपको समझ में आ गया कि इनके पास पैसा कहां से आता है। ये मैं बड़े लेवल के अधिकारी की बात कर रहा हूं। छोटा सा कांस्टेबल आप सोचिए कि इतना कमा रहा है, तो बड़े लेवल के अधिकारी कितने बात कर रहा है। उसको रोकने के लिए हमारे पास कानून के नाम पे क्या है, प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट, जिसमें मैक्सिमम 7 साल की सजा है और कन्विक्शन रेट उसका बहुत दुर्भाग्यवश है कि उसका कन्विक्शन रेट सिर्फ 30 से 35% है। तो जब तक हम एक कड़ा कानून इस पर नहीं लाएंगे, प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट जैसे कानून, और उसमें जो 7 साल की सजा उसको बढ़ा के आजीवन कारावास तक नहीं करेंगे, और कन्विक्शन रेट जब तक इसका 80% 85% नहीं पहुंचेगा, तब तक ऐसे मामले होते रहेंगे। और सिर्फ हम आज चर्चा करेंगे, 4 दिन बाद भूल जाएंगे। यही नोएडा का केस, बड़ी बात कह दी, नोएडा का एक सिस्टम पर भी सवाल उठाया। यही नोएडा का मैं आपको यादव सिंह का केस बताता हूं, आप शायद हम सब भूल गए होंगे। इतना बड़ा कांड था, इतना पैसा मिला था। आज उनके सारे लोग बाहर है, सब लोग बाहर घूम रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है, सब सही है। ठीक। संजीव तरनाथ जी, क्या वाकई जो स्थिति बनी हुई है, ऐसा नहीं लगता कि पूरे कुएं में भांग घुली हुई है, लेकिन जरूरत है सफाई करने की? सरकारें आती हैं, सफाई नहीं होती। देखिए, सफाई करने की तो बहुत ज्यादा जरूरत है और पॉलिटिकल विल एक होनी चाहिए, चाहे वो किसी भी पार्टी की सरकार हो, चाहे वो कांग्रेस पार्टी की सरकार हो, भारतीय जनता पार्टी की सरकार हो। क्योंकि अगर आप देखें 2008 से लेकर के तकरीबन अब तक, बीच में 1 साल कांग्रेस की सरकार आई थी, बट तब से लेकर के अब तक भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। और ये घोटाले कोई नया घोटाला नहीं कि जो पहली बार मध्य प्रदेश के अंदर सामने आया। उससे पहले भी कई तरीके के घोटाले और इससे बड़े बड़े घोटाले हमारे सामने आए हैं, बट क्या हुआ, उनके ऊपर कितनी कार्रवाई हुई? भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता बैठे हैं, मैं इनसे ही पूछना चाहता हूं कि उनके ऊपर कितनी, क्योंकि देखिए, आरोप प्रत्यारोप की राजनीति करने से कुछ नहीं होने वाला। आपको जिम्मेदारी तय करनी पड़ेगी कि जिम्मेदारी किसकी है। अगर आप जिम्मेदारी तय नहीं करेंगे और आप आरोप प्रत्यारोप की राजनीति करते रहेंगे कि कांग्रेस के राज में ये हुआ करता था, या कांग्रेस के मिनिस्टर्स ने ये किया, कांग्रेस ने इतने घोटाले किए, साहब आपको भी बताना पड़ेगा कि 2008 से लेकर के आप सत्ता पर काबिज हैं, आपके मुख्यमंत्री हैं,
आप सरकार चला रहे हैं, ठीक बात है, ये आपने ठीक कहा कि कहना पड़ेगा, सियासी दल बदल जाते हैं, ऐसे घोटाले कब तक होते रहेंगे। हिमानी सिंह जी लगभग 1.5 साल आपकी भी सरकार रही, सवाल तो उठता है ना कि उन 1.5 साल में कांग्रेस ने क्या किया, बाकी 20 साल की भी आप भी होनी चाहिए कि 20 साल में बीजेपी ने करप्शन को खत्म करने के लिए क्या किया, लेकिन जवाब तो हमें भी देना होगा। जी बिल्कुल जवाब देना पड़ेगा। जीतू सोनी से लेकर और सबसे पहले ये जो बुलडोजर की कार्रवाई का श्रेय लेते हैं, ये कमलनाथ जी ने ही शुरू किया था। आपको याद होगा कि छोटे छोटे कैबिन्स में महिलाएं कैद करके रखी हुई थी। इंदौर का जीतू सोनी का केस पूरे देश में फेमस हुआ था, सबसे पहले उसको जमींदोज करने का, जिसको शिवराज सिंह चौहान की सरकार में इतना बड़ा उद्योगपति बना के पनपा दिया गया था कि उसने शहर में हर गार्डन, हर जगह पर कब्जा कर रखा था और उसके सामने आने पर लोग थर थर कांपते थे। उसको जमींदोज करने का काम किया था और बिल्कुल कार्रवाई शुरू हो ही रही थी, तब तक इन्होंने अपना जो छल बल का प्रयोग करके सरकार को गिरा दिया। वरना आज बहुत सारे लोग इन्हीं की पार्टी के बहुत सारे लोग सलाखों के पीछे होते हैं और आज ये जो ये इसका वो दे रहे हैं, बिल्कुल बहुत सोचने वाली बात है इस डिबेट के माध्यम से कि राजनीतिक विश्लेषक तक इस बात से चिंतित है कि जड़ तक हम कभी नहीं पहुंच पाएंगे। तो आप समझ सकते हैं कि उन सबका इशारा किस तरफ है। नहीं वो ठीक है मिलन भार्गव जी, एक तो हिमानी जी जो बोल रहे हैं उसका जवाब, दूसरा वाकई इच्छा शक्ति रखते हैं आप, जिसका जिक्र आप कर रहे हैं, आप एक लंबी सूची गिना रहे थे कार्रवाइयों की, वाकई इच्छा शक्ति है करप्शन के खिलाफ एक्शन की, कार्रवाई की? देखिए कहने वाली बात नहीं, हम जो कर दिखा रहे हैं वो कर देखिए ना आप, कितने बड़े बड़े मामले, सैकड़ों करोड़ों को पकड़कर भार्गव जी कर दिखा रहे हैं। तो परिवहन विभाग हमेशा सवालों के दायरे में रहा है, अमूल्य सोना शर्मा नहीं, उसको भी प्रधानमंत्री शर्मा ने उठाई ना। परिवहन विभाग के तमाम अधिकारियों के बैंक खाते जांचिए ना, उनकी संपत्ति जांचिए ना, अफसरों की, कर्मचारियों की, अधिकारियों की संपत्ति जांचिए, पता चलेगा क्या हो रहा है। सुन लीजिए ना प्रशांत जी, देखिए सौरभ जी क्या है, सीबीआई, आयकर विभाग, जी हिमानी जी भी आ रहा हूं, हिमानी जी ज्यादा जानकारी रखते हैं, तो मुझे लगता है कि इनको एजेंसियों की मदद करनी चाहिए। और जिनकी ये कह रहे हैं कि बड़ी बड़ी संपत्तियां, तो आपका भी तो कर्तव्य, आप शिकायत करिए ना। यही तो होता है, जब इनपुट्स मिलते हैं जांच एजेंसियां उन पर निगरानी रखती हैं और जैसे ही सबूत मिलते हैं उन पर कार्रवाई भी करती है, क्योंकि न्यायपालिका सबूतों के आधार पर चलती है। हिमानी जी इस तरह के हिमानी जी आरोप लगाने पर से बात नहीं बनती है। अगर वाकई हिमानी जी की बात करें तो प्रशांत भाई 1 मिनट दूंगा आपका। प्रशांत भाई, हिमानी जी से आपने पूछा था 15 महीने की सरकार किस प्रकार से भ्रष्टाचार में कमलनाथ जी डूबे हुए थे, इसका सीधा इशारा और आरोप इनके नेता प्रति वर्तमान उमंग सिंह गारगी ने लगाया था कि दिग्विजय सिंह जी मध्य प्रदेश में किस प्रकार से माफियागिरी कर रहे हैं और अवैध व्यापार कर रहे हैं, चाहे वो अवैध शराब का व्यापार हो, अवैध खनन का व्यापार हो, खुलेआम चल रहा था। इस मध्य प्रदेश के सचिवालय को दलाली का हड्डा इन लोगों ने बना दिया था और ये इनके नेताओं का ही आरोप था। मतलब भारतीय जनता पार्टी जो आरोप लगा रही थी, इनके नेताओं ने समर्थन किए, खुलासे किए और भ्रष्टाचार पर कार्रवाई हुई। और जब मध्य प्रदेश की जनता के पास अभिमत वापस गया तो हम फिर से सरकार बनाने आए और पूर्ण विश्वास से हम बहुमत के साथ वापस आए और हमारी नीति स्पष्ट है, कोई भी भ्रष्टाचारी बचेगा नहीं, कोई भी दल से हो। विपक्ष में बैठना क्या केवल आरोप लगाना? सवाल ये कि आप लोगों के पास कुछ है तो फिर जाइए ना, शिकायत करिए ना, तथ्यों के साथ क्यों नहीं आते हैं? सर बोलने तो दीजिए, मानी जी को भी व्यापम घोटाला सामने आया, कांग्रेस के लोगों ने शिकायत की, विसिल ब्लोअर्स को सुरक्षा देनी पड़ी, सभी संदिग्ध तरीके से मारे गए। नरसिंह घोटाला सामने आया, 2 बार सीबीआई को इंटरफेयर करना पड़ा, 400 का मामला दर्ज है फर्जी सबूतों का जोड़ने का आपके नेताओं पर। मिलन भाई आपके पूर्व मंत्री रह गया, शिकायतें करी पूरी भूपेंद्र सिंह, वो आरोप लगा रहे हैं, पूर्व मंत्री भूपेंद्र सिंह कह रहे हैं कि उमंग सिंह जी हो रही है, उमंग सिंह जी ने आरोप लगाया था। भूपेंद्र सिंह कह रहे हैं चेक पोस्ट पर अवैध हो रही है। 15 सेकंड का समय चाहती हूँ। इनकी जो 0 टॉलरेंस का मतलब है कि जो हमारे खिलाफ आवाज उठाएगा उसको हम 0% टॉलरेट करेंगे, या तो वो जान से चला जाएगा या उसको बिल्कुल खत्म करने का काम करेंगे। इनके लिए 0 टॉलरेंस का मतलब ये है, बिल्कुल कार्रवाई भीगी बिल्ली बन जाए, कार्रवाई तो होगी ना साहब, क्यों घबरा रहे हैं? यदि ईमानदार है तो मैं आप मेहमानों के पास जाऊंगा। ईमानदार तो दृढ़ता के साथ खड़ा रहेगा, ईमानदारी रहेगा, वाकई बताइएगा और कार्रवाई भी ना। आप कैसे रहेगा? एलन राव साहब से पूछ रहा हूं, क्या वाकई प्रेशर होता है सरकार का? किस विभाग में आपको कितना दखल देना है, कहां कार्रवाई करनी है, कहां नहीं करनी है, न्यूट्रल बताइएगा। अब आपके ऊपर कोई प्रेशर नहीं होगा?
मैं बिल्कुल प्रशांत जी, मैं न्यूट्रल तरीके से बता रहा हूँ। डेफिनेटली स्टेट्स में सरकार का प्रेशर पुलिस पे भी होता है, दूसरे विभाग पे भी होता है, इसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन वो प्रेशर कितना कोई झेल पाता है, कौन अफसर उस प्रेशर को ले पाता है, कौन मना कर देता है, ये भी अपने अपने ऑफिशियल डिपेंड करता है, किसी की पर्सनैलिटी पे और किसी की अपनी अंतरात्मा पे। कौन सा प्रेशर, कोई बहुत से अफसर मैंने देखे हैं जो अपने प्रेशर को, वो अगर सरकार के कोई मंत्री कहते हैं कि ये काम करो और वो नहीं करना चाहते तो बिल्कुल मना कर देते हैं। इसमें भी कोई डाउट नहीं, ऐसे बहुत से एग्जांपल हैं। लेकिन ज्यादातर केसेस में सरकार के जो प्रेशर होता है, एक बात क्लियर समझ में आई है कि प्रेशर होता है, अब कैसे हैंडल करना है अफसर को वो जरूर मैटर करता है। रुद्र विक्रम सिंह जी, अभी वर्तमान परिवहन मंत्री कह रहे हैं मध्य प्रदेश में कि परिवहन जो विभाग है या कहें कि रोडवेज फिर से शुरू करेंगे। दरअसल इसके बंद होने की वजह यही थी, भ्रष्टाचार। फिर से शुरू करेंगे, फिर भ्रष्टाचार होगा, फिर बंद करेंगे। देखिए समस्या क्या है ना, समस्या की जड़ तक जब तक हम नहीं पहुंचेंगे, पार्टी कोई भी, मैं अभी भी कहता हूं कि रेस्पेक्टिव ऑफ द पार्टी, क्योंकि नेता जितने बनते हैं, जो असल में समस्या क्या है कि जब हम नेता किसी को मंत्री बनाते हैं तो उसके अपने विषय का ज्ञान नहीं होता। अधिकारी जो होता है वो सबसे बड़ा ज्ञानी होता है, और अधिकारी अपने हिसाब से नेता को घुमाता है और अपने हिसाब से भ्रष्टाचार करता है। नेताजी को भी अपना उसमें कट पहुंचाता रहता है, नेताजी खुश रहते हैं। तो ये समस्या है, इस समस्या की जड़ तक जब तक पहुंचा नहीं जाएगा तब तक कोई भी पार्टी आ जाए वो यही काम होता रहेगा, यही चलता रहेगा, यही हम लोग डिबेट करते रहेंगे और करप्शन अपने पीक पर पहुंचता रहेगा। ठीक है संजीव जी, कांग्रेस कहती है कि पिछले 20 साल का मामला है, लेकिन भाई सरकारें तो आती जाती गई हैं। क्या एक सरकार कांग्रेस की रही हो या बीजेपी की, सिस्टम बदलता है क्या कभी? देखिए, मैंने वही कहा कि सिस्टम बदलने के लिए आपको एक स्ट्रॉन्ग पॉलिटिकल विल की रिक्वायरमेंट होती है। अगर आप सिस्टम बदलने आए हैं तो ही आप कुछ ऐसे स्टेप्स लेते हैं जिससे कि आप सिस्टम को चेंज करने के लिए कुछ ऐसी चीजों को इंसर्ट करते हैं कि जिससे सिस्टम में कुछ बदलाव आता है। बट अगर आप देखें 2008 से लेकर के अब तक सबसे ज्यादा समय तक जो सरकार रही वो भारतीय जनता पार्टी की रही, ये सब लोगों को पता है। उसके बाद अगर एक सवा साल जो सरकार पार्टी या सरकार आई वो आई कांग्रेस पार्टी की, तो जो सब सवाल पूछा जाएगा वो भारतीय जनता पार्टी से ही पूछा जाएगा कि आपने क्या में जो ज्यादा रहा है सवाल उसके सामने वाकई ज्यादा होंगे। और आज सवाल वाकई है कि क्या परिवहन विभाग जैसे और महकमों में क्या करप्शन की काली करतूत नहीं हो रही है, उन पर क्यों लगाम नहीं लग रही? आज ये मामला सामने आया है, परिवहन विभाग से जुड़ा भले ही है, लेकिन ऐसे बहुत सारे सवाल हैं। और जो सवाल रुद्र विक्रम सिंह जी ने उठाया था कि आखिर बड़े जो अफसरान हैं, टॉप लेवल के अफसरान हैं, उनकी सैलरी क्या होती है और उनकी संपत्ति, उनके बंगलों पर अगर एक बार नजर दौड़ा ली जाए तो बहुत कुछ साफ हो जाता है। बहरहाल चर्चा को यहीं खत्म करेंगे। आप सभी खास मेहमानों का बहुत धन्यवाद, बहुत शुक्रिया चर्चा में शामिल होने के लिए। महाडिबेट में इतना ही।